ओके, सो आज हम देखेंगे नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स के बारे में और उनके हिसाब से कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो यूज होते हैं, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी कैटेगरी के जो है नेटवर्क अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे बता दूं आपको, पहला नेटवर्क है नेटवर्क। नॉर्मल नेटवर्क मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क इक्विपमेंट, जो हम जनरली अभी हमारे इन एंड अराउंड देखते हैं, स्विचेस, राउटर्स, इनको कहते हैं आपका नॉर्मल नेटवर्क, जिसके अंदर ईथरनेट टेक्नोलॉजी यानी कि कैट 5 या कैट 6 केबल का इस्तेमाल करके हम क्रिएट करते हैं नेटवर्क। तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल नेटवर्क कैटेगरी। इसके बाद आता है ईपॉन नेटवर्क। ईपॉन नेटवर्क बेसिकली जो है वो हमारा है ईथरनेट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, जहां पर आपका नेटवर्क तो किसके ऊपर में बनता है, ईथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बनता है। यानी कि आपका जो स्विच है, ये आपका स्विच है, तो वहां पे कोई भी स्पेशल पोर्ट इसको कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं होते। कौन से पोर्ट यूज होते हैं, आपके नॉर्मल जो RJ45 कनेक्टर्स हैं, उन्हीं पोर्ट्स हैं, उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बैकएंड के ऊपर में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फाइबर ऑप्टिक। यहाँ पे जो है पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क जो है, नेटवर्क केबल जो है, उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बैकबोन जो है वो पूरा फाइबर के ऊपर में इंप्लीमेंट करते हैं, और फ्रंट एंड पे जो है हम करते हैं हमारा नॉर्मल ईथरनेट टेक्नोलॉजी का जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं IEEE के, उन्हीं को जो है हम इन इक्विपमेंट्स के ऊपर यूज करते हैं। तो उसको कहते हैं ईपॉन टेक्नोलॉजी। जीपॉन टेक्नोलॉजी जो है उससे एडवांस है, और जीपॉन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे गीगाबिट फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के ऊपर चलती है। अब यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के ऊपर चलने वाला जो डेटा है, ये सबसे, अगर मैं तीनों नेटवर्क की बात करूं, पहला नॉर्मल नेटवर्क, इसकी स्पीड जो है वो अभी एट प्रेजेंट में जो है वो नॉर्मल है ना, जहां पे हम जो है करीब 40 Mbps 50 Mbps तक जो है हम क्या कर सकते हैं, इजीली उस पे पूरा लोड डाल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर लेके जाना है तो हमें या तो ईपॉन नेटवर्क पे ऊपर जाना पड़ेगा, और अभी जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है वहां पे अगर इसको चालू करना है तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, जीपॉन नेटवर्क। आपने रिलायंस का नेटवर्क देखा होगा, तो रिलायंस जो है वो किसके ऊपर काम कर रहा है, पूरा जीपॉन के ऊपर काम कर रहा है। जो रिलायंस का नेटवर्क है, जो FTTH जो टेक्नोलॉजी है, उसी को कहते हैं जीपॉन नेटवर्क, है ना। तो यहाँ पे एक केबल के जरिए, अब यहाँ पे पहले मैं बताऊं, यहाँ नॉर्मल नेटवर्क में क्या होता है, हम एक केबल के जरिए सिर्फ कंप्यूटर डिफरेंट कैटेगरी के, यानी कि सिर्फ आईपी बेस के जो है, आईपी बेस के डिफरेंट जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ईपॉन के ऊपर हम जो है इसी आईपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस पे जो है हमारी स्पीड सिर्फ बढ़ जाती है। लेकिन जीपॉन की बात करो तो यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी के हम जो है क्या कर सकते हैं, इस पे यूज कर सकते हैं सर्विसेज। अब जैसे कि आपका टेलीफोन सर्विस, ठीक है, टेलीफोन सर्विस हो गया, फिर आपका डेटा सर्विस हो गया। इसके ऊपर आप जो है टीवी चैनल्स को अगर ले जाना चाहते हो तो आप टीवी चैनल के सिग्नल भी जो है आप इस जीपॉन के जरिए लेके जा सकते हो, है ना। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं नॉर्मल नेटवर्क यानी कि हमारे नॉर्मल नेटवर्क की बात करूं, या फिर जो है ईपॉन नेटवर्क की बात करूं, तो वहां पे हमारे पास टीवी सिग्नल को जो है थ्रो करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो उसको जो है अंडरस्टैंड नहीं करता है उन सिग्नल्स को। लेकिन अगर मैं जीपॉन की बात करूं, तो जीपॉन के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप टीवी, टेलीफोन तो चलो ठीक है, टेलीफोन अगर हमारा आईपी टेलीफोन हैं और उनको तो हम नॉर्मल नेटवर्क के ऊपर भी चला सकते हैं और ईपॉन के ऊपर भी चला सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर जीपॉन की बात करूं, तो जीपॉन के ऊपर जो है आप नॉर्मल जो टेलीफोन लाइंस हैं उनको भी किससे ऑपरेट करा सकते हो, आप जीपॉन नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। तो ये एडवांसमेंट है हमारे जीपॉन नेटवर्क में।
जो इसीलिए यहाँ पे जो डेटा स्पीड रखी गई है वो क्या रखी गई है, गीगाबिट। क्यों? अगर आपका एक नेटवर्क बना है तो आप उसके अंदर अपनी टेलीफोन सर्विस, चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग हो, वो सारी की सारी जो सिग्नल्स हैं आप उस जीपॉन नेटवर्क के थ्रू ले जा सकते हो। डेटा तो बट ऑब्वियस है, तो ले जा ही सकते हैं क्योंकि वो उसके लिए बना ही है। अगर टीवी चैनल्स की बात करूं तो टीवी के सिग्नल जो हैं वो काफी फास्ट होते हैं और काफी जो है उनका ट्रैफिक जो है स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे जो है इतना सारा ट्रैफिक जब हम एक सिंगल केबल से लेके जाते हैं, एक सिंगल केबल के जरिए जो है जब हम ये सारे के सारे सिग्नल्स को लेके जाते हैं, तो उसको कहते हैं उसको हैंडल करने के लिए वहां पे क्या आपको जरूरत है, हाई स्पीड की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पे जीपॉन के अंदर गीगाबिट का जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये 3 तरह के नेटवर्क जो है हम हमारे नेटवर्क्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारा नेटवर्क छोटा है तो हम नॉर्मल नेटवर्क रेडी कर सकते हैं। अगर थोड़ा और हैवी नेटवर्क है, जैसे कि डिजिटल आईपी फोन्स वगैरह हैं, सीसीटीवी कैमरा है, तो आप जो है ये ईपॉन पे जा सकते हो। और अगर और भी ज्यादा आपका एडवांस फुल डिजिटल पे जाना है तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा, जीपॉन नेटवर्क पे जाना पड़ेगा। अब जैसे जैसे ये नेटवर्क आप एडवांस करोगे वैसे वैसे इसकी कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन भी बढ़ जाती है। नॉर्मल नेटवर्क आपके जो है उनकी कॉस्ट सबसे कम रहती है, उसके बाद ईपॉन नेटवर्क्स की रहती है, उसके बाद जीपॉन नेटवर्क्स की जो इक्विपमेंट्स होते हैं या उनके जो केबल होती है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। इसलिए जीपॉन नेटवर्क जो है वो आपका काफी एक्सपेंसिव होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि कितनी तरह के नेटवर्क इक्विपमेंट हमारे पास हैं। यहाँ पे आज की डेट में हमारे पास हब है, नेटवर्क स्विच है, नेटवर्क राउटर है, एक्सेस पॉइंट है, फायरवॉल सिक्योरिटी अप्लायंसेस है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है, आईपी टेलीफोन वॉइप है, रिपीटर है, नेटवर्क एक्सटेंडर है, नेटवर्क ट्रांस रिसीवर है, मीडिया कन्वर्टर है, पैच पैनल है, एनवीआर जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर जिसको बोलते हैं, ओएलटी यानी कि ऑप्टिकल लाइन नेटवर्क। ये जो है, ये जो 3 चीजें मैं बोल रहा हूँ ये आपकी कहाँ पे होती है, ये जीपॉन वाले नेटवर्क के अंदर यूज होती है ना। ओएलटी भी आपका कहाँ पे आता है, जीपॉन का, जो जीपॉन के अंदर ही आपको मिलता है, वहीं पे आपका ये मेन इक्विपमेंट होता है। जहां पे जैसे हमारा कोई कोर स्विच बोलते हैं तो यहाँ पे जो है जीपॉन के अंदर ये ओएलटी जो है वो आपका कोर एक स्विच की तरह काम करता है, जहां से पूरे सिग्नल जो है एक सिग्नल में कन्वर्ट होके, मल्टीपल सिग्नल कैटेगरी जो है एक सिग्नल में कन्वर्ट होके एक सिंगल लाइन पे थ्रो की जाती है। उसके बाद ओनू आता है। ओनू जो है ये बेसिकली ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट है जो कि क्लाइंट एंड पे लगाया जाता है, और उस दूसरी तरफ यहाँ पे जो है आप ओनू की जगह पे ओएनटी भी लगा सकते हो। ओएनटी जो है आप कहाँ पे लगाते हो, ये भी एक ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो है ये भी आपके क्लाइंट के एंड पे लगाया जाने वाला इक्विपमेंट है। चलो अभी इन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हब की। हब जो है ये हमारा क्या है, एक बेसिक इंपोर्ट, ये बेसिक एक हमारा जो है रिपीटर की तरह काम करता है। यानी कि इस हब के अंदर आप इसको स्विच नहीं बोल सकते। स्विच क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंसी नहीं है ना। ये ना तो कोई डेटा टेबल स्टोर करता है अपने पास में, ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है ना। जो डेटा जैसा आता है उसको क्या करता है, ये बार आगे ब्रॉडकास्ट कर देता है, तो आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब सपोज कर लो यहाँ पे आपने एक केबल यहाँ लगा दी और दूसरी केबल आपका सिस्टम से यहाँ पे आके लग गई, और एक सिस्टम में आपने यहाँ पे एक सिस्टम लगा दिया, एक सिस्टम यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो हमारा यहाँ वाला जो सिस्टम है, ये ए वाला, अगर ये कोई डेटा भेजना चाह रहा है किसको, ये ए और ये बी है, ये बी को सिग्नल भेजना चाह रहा है, कोई डेटा भेजना चाह रहा है, तो डेटा कहां से आएगा, इस केबल से थ्रू आके इस पोर्ट पे जाएगा। पर ये हब क्या करेगा, क्योंकि ये एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो ये क्या करेगा, इसको ये नहीं पता कि वो कौन से पोर्ट के ऊपर ये बी सिस्टम कनेक्टेड है ना। तो ये क्या करता है, जो भी यहां से डेटा आता है ना, उसको जितने भी इसके कनेक्टेड पोर्ट्स हैं उन सभी के ऊपर क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, उसकी कॉपी बना के सभी पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड कर देता है। तो ऐसे में अब ये सिस्टम जो है इसको चेक करना पड़ेगा कि ये जो डेटा इसके पास आया है वो इसका है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। ये भी चेक करेगा उसका डेटा है कि नहीं है, तो ये भी उसको ड्रॉप कर देगा। और ये जब इस सिस्टम के पास वो डेटा पैकेट पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि हाँ डेटा ये मेरे लिए है, ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा।
तो ये है हमारा हब, जो सिर्फ एक रिपीटर की तरह काम करता है और कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है ना। ये हर सिग्नल को इसी तरह से ब्रॉडकास्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे भी अब हमारे पास क्या है, दो तरह के जो है हब अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अभी हब जो है आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे दो तरह के हमारे पास हब कौन से, पहला है एक्टिव हब, दूसरा है पैसिव हब। एक्टिव हब उसको बोलते हैं जो हमारा पावर केबल के जरिए जो है, जिसको लोकल पावर केबल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पावर के साथ में वो चलता है। और पैसिव वो होता है जिसको पावर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये हमारा उसको क्या कर यूज कहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ रिपीटर, आप सपोज कर लो ये आपका एक मैनेजेबल स्विच है। ये आपका कौन सा वाला स्विच है मैनेजेबल के अंदर, पीओई वाला स्विच है। अब पीओई जो है उसके अंदर कैपेसिटी होती है हर पोर्ट के ऊपर एक पावर को थ्रो करने की। तो जब आप इसको जो है इस केबल के साथ सपोज कर लो यहाँ पे आपने इसको कनेक्ट किया, तो ये स्विच से ही पावर लेके जो है अपने आप को स्टार्ट करता है, ऑन करता है, और फिर जो है अपना फंक्शन करना स्टार्ट करता है, यानी कि एज अ रिपीटर काम स्टार्ट कर देता है। उसको कहते हैं पैसिव हब, है ना। तो ये है डिफरेंस एक्टिव और पैसिव के अंदर। अगर आपको आपके पास यहाँ पे पीओई डिवाइस नहीं है, ये स्विच जो है वो नॉन पीओई है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक्टिव हब लेना पड़ेगा। एक्टिव हब मतलब यहाँ पे आपको लोकली पावर जो है उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये पावर आपको यहाँ पे इसको चालू करना पड़ेगा, तो वो होता है एक्टिव हब। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा नेटवर्क स्विच। नेटवर्क स्विच जो है, स्विच इज अ मल्टीपल पोर्ट ब्रिज with a buffer and design that can boost its efficiency performance। अब स्विच डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। अब यहाँ पे जो हमने बात करी थी किसकी, ओएसए मॉडल की, वहां पे जो सेकंड लेयर थी हमारी नीचे साइड से, पहले फिजिकल लेयर थी, दूसरी कौन सी लेयर थी, डेटा लिंक लेयर थी। जो हमारे नेटवर्क स्विच आते हैं ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी इनके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है ना, ये अपने पास उन सभी का एक रिकॉर्ड रखते हैं। इनके पास एक टेबल मेंटेन होता है जिसके अंदर ये क्या करते हैं, सिस्टम का मैक एड्रेस जो है वो स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे सपोज कर लो ए बी ये सिस्टम है, तो यहाँ पे जो है उसका ये क्या कर देते हैं, मैक एड्रेस को जो है स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैक एड्रेस ले लेंगे इसका, यहाँ पर भी जो मैक एड्रेस होगा बी का वो स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, स्टोर करते चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, हमारे डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर जो है वो क्या, उसका काम क्या है, मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करके देना। तो ये जो है हमारे जितने भी स्विचेस होते हैं L2 लेयर के, दो तरह के नेटवर्क स्विच आते हैं, एक लेयर 3 वाले आते हैं और एक लेयर 2 वाले आते हैं। तो मैं अभी जो बता रहा हूं आपको लेयर 2 वाले स्विचेस की बता रहा हूं, है ना। लेयर 3 वाले मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो है आपके डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। अगर आपके L3 से स्विच होंगे तो उसको बोला जाता है लेयर 3, यानी कि वो नेटवर्क लेयर के ऊपर में काम करते हैं, जो कि आपकी OSI मॉडल की लेयर 3 है। तो इसीलिए उसको लेयर 3 डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लो आपने ये एक सिस्टम है आपका, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ एक और सिस्टम है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक और सिस्टम है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ए हमारा स्विच है, ए जो कंप्यूटर है, वो इस बी कंप्यूटर को क्या करना चाह रहा है, एक डेटा भेजना चाह रहा है। तो जब ये पहली बार काम करेगा ना, ये पहली बार डेटा इसने फॉरवर्ड किया यहाँ पे, तो ये स्विच ने देखा इसके पास कोई भी मैक एड्रेस के अंदर क्या, इसके टेबल जो है वो पूरा ब्लैंक होता है। तो ये क्या करता है, ओके यहाँ से आया डेटा, तो इसने क्या करा, इसके हेडर को, जो पैकेट आया उसके हेडर को रीड किया, और रीड करके इसको क्या पता चला कि ये जो ए है उसका मैक एड्रेस क्या है, यहाँ पे अपना उसका मैक एड्रेस यहाँ पे नोट कर लेता है। तो अब जो है ये क्या करेगा, इसका जब भी ए को अगर कोई डेटा फॉरवर्ड करने को आएगा तो ये समझ जाएगा कि वो कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, 24 पोर्ट नंबर पे ये वाला सिस्टम जो है कनेक्टेड है। तो जब पहली बार डेटा इसके पास पहुंचता है तो इसको नहीं पता होता कि वो डेटा जो है कहाँ जाना है, किस पोर्ट के ऊपर जाना है। तो ये भी क्या करता है, फर्स्ट टाइम में ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि उसकी कॉपी बना के जितने पोर्ट कनेक्टेड है उन सभी पोर्ट को डेटा को फॉरवर्ड कर देता है। और जब डेटा यहाँ पे ये सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता है तो यहाँ से उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है। तो ये क्या करता है, अपने टेबल के अंदर बी का भी जो है मैक एड्रेस स्टोर कर लेता है। तो उसके बाद अगर ये जो डेटा सपोज को लो दूसरा डेटा आया, तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ सीधा उस डेटा को उठाएगा और उठाकर ले जाकर कहाँ पे भेज देगा, यहाँ पे
पोर्ट नंबर 2 के ऊपर उसको ड्रॉप कर देगा, बाकियों के ऊपर ये उसको जो है नहीं डालेगा। क्यों? अब इसको पता चल गया है कि इसका रूट जो है, ये जो मैक एड्रेस है वो कहां पर है, ये 2 पे कनेक्टेड है। तो ये है एक इंटेलिजेंट डिवाइस, इसीलिए यहाँ पे जो है हमारे स्विचेस जो है वो एडवांस लेवल पे काम करते हैं। अब क्योंकि ये मैक टेबल को यहाँ पे हैंडल करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, इसी वजह से जो है हमारे नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्टिंग कम हो जाती है। अगर सभी जगह पे हब लगा देंगे तो ब्रॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, और यहाँ पे जो है आपकी ब्रॉडकास्टिंग कम हो जाती है क्योंकि ये अपना टेबल मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये है हमारे नेटवर्क स्विच। इसके बाद आता है हमारा नेटवर्क राउटर। राउटर हमारे जो है वो किस लिए काम आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहां पर एक लैन नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, यहां पे एक लैन नेटवर्क चल रहा है और यहां पर भी एक लैन नेटवर्क चल रहा है। इन दोनों के आईपी एड्रेस जो हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। इसका भी आईपी एड्रेस जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट जो है वो करवाने के लिए बीच में आपको राउटर लगाना पड़ेगा। क्यों? यहां पर भी कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, आईपी की कर रहे हैं, यहां पर भी आईपी कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग सीरीज के आईपी होने के चक्कर में ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते सीधे। तो ये राउटर के पास क्या है, राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है, L3 लेवल पे काम करता है। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे काम करता, तो नेटवर्क लेयर किसके ऊपर काम करती है, आईपी बेस के ऊपर काम करती है। तो ये राउटर जो है वो उस आईपी बेस को जो है समझता है और आईपी को समझ के जो है ये राउटर आपस में इन नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवा देता है। ठीक है ना। अब ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम राउटर, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी कर सकते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि इंटरनेट कनेक्शन जो है आईएसपी से जितने भी कनेक्शन आते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के जितने कनेक्शन आते हैं, वैन के जितने कनेक्शन आते हैं, उन सभी के अंदर तो डेफिनेटली आपको राउटर लगाना ही पड़ेगा, तभी जो है ये काम करेंगे। अदरवाइज जो है हमारा कोई भी नेटवर्क काम नहीं करेगा, हमारा इंटरनेट जो है वो कोई भी काम नहीं करने वाला है। ठीक है ना। तो ये जो है हमारे यूज में आते हैं लोकल एरिया, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर अगर मल्टीपल नेटवर्क चल रहे हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है तो भी आपको राउटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप किसी आईएसपी के साथ में कनेक्शन बनाना चाहते हैं, इंटरनेट लेना चाहते हैं, तो वहां पर भी जो है यहाँ पे आपको आईएसपी जनरली एक छोटा राउटर प्रोवाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें बड़े बड़े राउटर्स की, है ना, नेटवर्किंग के अंदर हम बड़े बड़े राउटर्स की भी बात करेंगे। छोटे राउटर जो है हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एक्सेस पॉइंट में। एक्सेस पॉइंट बेसिकली आपका एक वायरलेस डेटा डिवाइस है जो हमारे केबल नेटवर्क को क्या करता है, वायरलेस यानी कि आरएफ सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे पूरे नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है। अब सपोज को लो ये आपका एक आरएफ एक्सेस पॉइंट है, यानी कि आपका जो है एपी है और यहाँ पे आपका एक नेटवर्क चल रहा है, ये आपका स्विच है, यहाँ पे इसके साथ में कंप्यूटर कनेक्ट है वायर के थ्रू। अब ये जो है आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या कर रहा है अभी इस सिस्टम के बीच में और यहाँ पे जो है इस नेटवर्क का क्या कर रहा है, सिग्नल को वायरलेस में आरएफ के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कोई एक लैपटॉप लेके बैठा, सपोज आपका कोई गेस्ट आया या आप खुद ही बैठ गए एक लैपटॉप लेके, तो यहाँ से जो है आप क्या करोगे, वायरलेस के जरिए आरएफ के जरिए इसके साथ कम्युनिकेट करोगे और ये क्या करेगा, उसको वापस से कन्वर्ट करेगा हमारे इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करके ये इस डिवाइस के साथ, ये कंप्यूटर ए के साथ में और इस लैपटॉप की क्या करवा देगा, कम्युनिकेशन करवा देगा। तो ये हमारे पास वायरलेस राउट एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। जनरली हम देखते हैं घरों के अंदर या छोटी कंपनियों के अंदर इस तरह को भी, इस ऐसे जो डिवाइस होते हैं ना उनको भी हम क्या बोलते हैं, वाईफाई राउटर बोलते हैं। तो आप इसको जो है आप एक्सेस पॉइंट की तरह भी यूज कर सकते हो और इसको एज अ राउटर भी यूज कर सकते हो। राउटर क्यों यूज कर सकते हैं, इसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल यानी कि आप जो है ये भी आपके दो अलग अलग लैन को एक साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए सक्षम है। ठीक है ना। ये जो है ये आपके दो अलग अलग लैन को भी आपस में कम्युनिकेट करवाने में सक्षम है। लेकिन अगर आप सिर्फ एपी वाले लेते हो डिवाइस तो इसको जो है आप दो इस राउटर की तरह जो है इस वाईफाई राउटर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका नाम जो है सिर्फ एक्सेस पॉइंट है। ये आपको कहां पे लेने हैं, जहां पे आपका ऑलरेडी नेटवर्क चल रहा है उसको सिर्फ आपको क्या करना है,
वाईफाई आपके लैपटॉप को सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए और आपके मोबाइल यूजर्स को सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए, उस नेटवर्क में कम्युनिकेट करवाने के लिए आपको सिर्फ ये एपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। अगर आपका आईएसपी का कनेक्शन है और आपको वहां पे वायरलेस भी कन्वर्ट करना है तो आप ये वाले वाईफाई राउटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि आईएसपी जो है वो जब आपको कनेक्शन देगा तो वो अपने कुछ यूजर आईडी, पासवर्ड और कुछ सेटिंग भी बताएगा, वो आपको इसके अंदर कॉन्फ़िगर करनी होगी, लेकिन इसके अंदर वो चीजें नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये डिफरेंस है हमारे एक्सेस पॉइंट में और वाईफाई राउटर्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं फायरवॉल और सिक्योरिटी अप्लायंसेस की। तो फायरवॉल जो है बड़े नेटवर्क्स के अंदर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फायरवॉल नहीं लगाओगे तो बड़े नेटवर्क्स के अंदर आपका जो डेटा है उसकी प्राइवेसी जो है वो कहीं पे भी मेंटेन नहीं रहती है, तो आपकी प्राइवेसी जो है वो पूरी खत्म हो जाती है। अगर सपोज कर लो फायरवॉल नहीं लगाया तो हो सकता है कि आपका जो है जो जितने जो वर्ल्ड के अंदर हैकर चल रहे हैं वो क्या कर सकते हैं कि आपके नेटवर्क को हैक कर सकते हैं, है ना। ये फायरवॉल क्या करता है, हमारे उस नेटवर्क में जो है अगर कोई हैकर ना आ पाए, एंट्री ना कर पाए, हमारे नेटवर्क के अंदर जो है हमारे डेटा की प्राइवेसी मेंटेन रहे, और बहुत तरह से और भी यूज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपका कुछ ऐसे यूजर हैं जो आपके मॉर्निंग में 10 o'clock आते हैं और 6 बजे चले जाते हैं, उनका टाइम क्या है ऑफिस का, ये ऑफिस का टाइमिंग है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो इस फायरवॉल के जरिए कि ये 10 बजे से लेके 6 बजे तक आपकी जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स है ना वो ऑपरेट नहीं होनी चाहिए आपके नेटवर्क के अंदर। तो ऐसी पॉलिसी जो है आप इस फायरवॉल के ऊपर क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, है ना। तो जैसे ही सुबह के 10 बजेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फायरवॉल क्या करेगा, हमारे नेटवर्क के अंदर सोशल मीडिया के जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा, और वापस जैसे 6 बजेंगे ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, सोशल मीडिया वेबसाइट्स को चालू कर देगा। तो इस तरह के बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर जो है हमारे इस फायरवॉल के अंदर अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारे नेटवर्क को बहुत ज्यादा बेहतर हैंडल करने में, सिक्योरिटी बना के रखने में हेल्प करते हैं। तो उसको कहा जाता है फायरवॉल्स। अब बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आई एम श्योर कि एज एन इंजीनियर आपने देखे होंगे, हर सिस्टम के अंदर लगे होते हैं। यहाँ पे कुछ अभी जो आते हैं, पहले क्या अगर थोड़ा कुछ साल पहले की बात करूं, 10-15 साल की, तो वहां पे क्या होता कि आपके जितने भी नेटवर्क कार्ड होते थे ना वो इसी तरह के एक्सटर्नल ही लगते थे, यानी कि उसके अंदर आपका पीसीआई स्लॉट के अंदर ही ये वाले कार्ड इंस्टॉल किए जाते थे। लेकिन अभी जो हमारे पास कंप्यूटर्स आते हैं या लैपटॉप आते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये ऑन बोर्ड हमारे पास अवेलेबल मिल जाते हैं। लेकिन आज भी अगर हमें जो है कुछ और एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट करवाना है तो हमें ये एनआईसी कार्ड उसके पीसीआई स्लॉट के अंदर जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है हम केबल लगाकर RJ45 कनेक्टर यहाँ पे लगेगा, और लगाकर हम क्या कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क के अंदर जो है हमारे कंप्यूटर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब ऐसे में जरूरी नहीं कि आप दो नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने हो। सपोज कर लो आपके ऑनबोर्ड का जो नेटवर्क कार्ड है वो खराब हो गया, है ना, तो ऐसे में आपका कंप्यूटर तो खराब नहीं हुआ, सिर्फ नेटवर्क कार्ड खराब हुआ है, तो ऐसे में आप कंप्यूटर को सेल तो नहीं करोगे, नया खरीदोगे तो नहीं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, इस तरह का एनआईसी कार्ड जो है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है परचेस करके उसके पीसीआई स्लॉट में इंस्टॉल करके क्या कर सकते हो, आप इसको वापस से उस कंप्यूटर को नेटवर्क पे ला सकते हो। अभी कल आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया था मैक एड्रेस, तो देखो यहाँ पे ये एक पिक्चर है, तो यहाँ पे एक लिख के आ रहा है इसका मैक एड्रेस। सॉरी मैं इसको जरा हटा देता हूं। ये देखो ये मैक एड्रेस लिखा हुआ है इसका, है ना। तो ये मैक एड्रेस हर जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं, जितने भी पीसीआई कार्ड्स वगैरह बनते हैं, चाहे वो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं, उन सबका एक मैक एड्रेस होता है। तो ये देखो यहाँ पे मैक एड्रेस लिखा हुआ और यहाँ पे कुछ 0050 C2 C3 और B4 और E5 करके कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या है, उसका 32 बिट का क्या है, सॉरी 48 बिट का क्या है नेट यहाँ पे मैक एड्रेस अवेलेबल है। तो हर किसी का जो है ये मैक एड्रेस का भी अलग एक सिनेरियो है। अगर आप CCNA करोगे तो वहां पे आपको ये मैक एड्रेस के बारे में पूरा जो है डिटेल समझाई जाती है कि ये मैक एड्रेस किस तरह से
किस डिवाइस का जो है मैक एड्रेस किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, वो कैसे वर्ल्ड के अंदर यूनिक होता है, उसको कैसे पता चलेगा मैन्युफैक्चरर की वो जो यहाँ पे मैक एड्रेस डाल रहा है वो यूनिक है कि नहीं है। तो ये जो है आपको सीसीएनए के अंदर जो है कवर करवाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अब नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज जो है ये बेसिकली हमारा जब हमारे पास सपोज कर लो यहाँ पे एक नेट हमारा स्विच है और इसके स्विच के साथ में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो है एक सर्वर अगर खरीदने जाएंगे इसका सभी का बैकअप लेने के लिए, अगर हमें सर्वर खरीदना पड़े तो सर्वर की कॉस्ट जो है वो मिनिमम आज की डेट में 1.5 लाख से ऊपर आती है ना। तो 1.5 लाख का खर्चा हम नहीं कर सकते। पहला तो उसको 1.5 लाख में खरीदेंगे, फिर उसके ऊपर जो है हम करीब 12 से 16 हजार रुपए लगाकर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, ठीक है ना। और इतना खर्चा हम उसके ऊपर नहीं कर सकते, है ना। तो अब इसकी जगह पे हम क्या करते हैं कि इसकी जगह पे हम ये नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आपको इस तरह के स्टोरेज डिवाइस रेडीली मिल जाते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर जाते हैं। आपको क्या करना होता है, इसको सीधा यहाँ से केबल लगा के, इसका जो बैक साइड पे एक RJ45 कनेक्टर लगा होता है, पोर्ट के अंदर इस केबल को लगा देना है और ये आपका सीधा का सीधा नेटवर्क के ऊपर आ जाता है। इसको जो है एक बार पहली बार आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसको एक आईपी एड्रेस जो आपके नेटवर्क में चल रहा है वो आईपी एड्रेस इसको भी देना पड़ता है। सपोज को लो यहाँ पे आपका चल रहा है 1 और यहाँ पे आईपी एड्रेस चल रहा है 2, यहाँ पे 3 चल रहा है, यहाँ पे 4 चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ये आईपी एड्रेस नहीं है। आईपी एड्रेस पे जब हम जाएंगे तब मैं आपको आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 5 नंबर यहाँ पे आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपने 5 नंबर अगर इंस्टॉल नहीं करोगे, इसको आईपी एड्रेस नहीं दोगे, तो ये क्या नहीं कर पाएगा, इन सब के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आप अगर आईपी एड्रेस दे दोगे तो ये क्या कर सकता है, इजीली आप इन सभी का बैकअप जो है ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। ये आपके लिए एडवांस हो जाता है। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो ये जो है ये नेटवर्क स्टोरेज जो है इसके अंदर 2 हार्ड डिस्क यहाँ पे आप इंस्टॉल करने के लिए लगा है। तो आपके पास जो है ऑप्शन हो जाता है कि आप यहाँ पे 2 TB तक जो है आराम से जो है क्या कर सकते हो, डेटा स्टोर करके रख सकते हो। इस छोटे वाले की बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत बड़े बड़े जो है नेटवर्क अटैच स्टोरेज जो है आते हैं जिनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, NAS बोलते हैं। तो NAS स्टोरेज डिवाइस जो है वो आपको बहुत ही इजीली मिल जाते हैं और इनकी कॉस्ट अगर सर्वर के कंपेरेटिव की बात करें तो करीब 30 to 35% में ही ये जो है आपका बहुत अच्छी क्वांटिटी का जो है कैपेसिटी का आपको मिल जाता है। आपको सर्वर की 30% या फिर 35% कॉस्ट में ही ये जो है आपको अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। तो ये हमेशा आपका छोटे नेटवर्क्स के अंदर, छोटी कंपनीज के अंदर ये रिकमेंडेड है कि आप सर्वर ना सेटअप करके सीधा ये वाला सेटअप करें। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। इसके अंदर जो है आपको बैकअप भी मिल जाता है। अगर आपका एक हार्ड डिस्क क्रैश होता है तो दूसरे हार्ड डिस्क के अंदर भी आपको डेटा जो है अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर रेड कॉन्फ़िगर होता है ना। अब इसके बाद बात करते हैं आईपी टेलीफोन्स या फिर वॉइप। आईपी टेलीफोन सिस्टम यूज पैकेट स्विचिंग। आईपी जो टेलीफोन्स होते हैं ये हमारे बेसिकली जो हमारा कॉमन नेटवर्क चलता है, जैसे ये हमारा स्विच है, इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर कनेक्ट, ये कंप्यूटर तो आपस में कम्युनिकेट कर ही रहे हैं। इसी नेटवर्क के थ्रू अगर आपको आपका फोन चालू करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अपना फोन की केबल जो है इसमें लगा सकते हो। अब ये फोन जो है आईपी के थ्रू जो है वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि ये क्या यूज करता है, पैकेट स्विचिंग को जो है वॉइस ओवर में कन्वर्ट करता है। आपका जो पैकेट्स हैं उनको क्या करता है, स्विच करके उनको कन्वर्ट करके आईपी एड्रेस यानी कि वॉइस में कन्वर्ट करके उसको जो है आगे फॉरवर्ड करता है। और यहाँ से जो वॉइस आती है उसको वापस ये क्या करता है, आईपी से आईपी पैकेट्स में स्विच करता है, कन्वर्ट करता है और हमारे नेटवर्क के ऊपर जो है थ्रो कर देता है। तो दूसरे एंड पे भी अगर आपका इसी तरह का आईपी फोन लगा हुआ है तो वहां पर जो है आपकी वॉइस क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर चली जाएगी। लेकिन वो किसके जरिए काम कर रहा है, यहाँ पे लैन के जरिए ही काम कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक इसको बोलते हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंस डिवाइस। ये भी जो है बिल्कुल आईपी फोन की तरह ही काम करता है। आपको इसको जो है एक नेटवर्क केबल के जरिए कनेक्ट कर देना है, इसको एक आईपी एड्रेस दे देना है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब सपोज कर लो एक जगह पे एक आपका मुंबई के अंदर आपने ये वाला लगा दिया है ना,
और यहाँ पे इंदौर आपका जो है, इंदौर के अंदर ऐसा एक हैंडसेट और पड़ा हुआ है ना। आपको मुंबई के अंदर, सॉरी ये इंदौर है ना, ये इंदौर के अंदर और मुंबई के अंदर आपको ऑडियो कॉन्फ्रेंस करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक आईपी एड्रेस दे दोगे, सपोज कर लो यहाँ पे 1.1.1.1, ये आपका आईपी एड्रेस आपने इस पे कॉन्फ़िगर कर दिया। यहाँ इंदौर वाले डिवाइस पे आपने कॉन्फ़िगर कर दिया 2.2.2.2। तो ऐसे में होगा क्या कि यहां से जब आप डायल करोगे ना, तो आप क्या करोगे, ये वाला आईपी एड्रेस डायल करोगे, ना कि नंबर डायल करोगे। जैसे कि हम किसी को आप कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका मोबाइल नंबर या उसके लैंडलाइन नंबर डायल करते हैं। तो ऐसे आईपी वाले सिस्टम्स के अंदर आपको जो है नंबर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप क्या कर सकते हो, सीधा आईपी नंबर से आईपी को डायल करके भी आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारे आईपी और वॉइप ऑडियो कॉन्फ्रेंस वाले डिवाइसेस काम करते हैं, ठीक है। ये भी आपके नेटवर्क के थ्रू ही काम कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं रिपीटर या नेटवर्क एक्सटेंडर बोल सकते हो। अब हमारी एक जो लैन केबल होती है, कैट 6 केबल होती है, उसका डिस्टेंस आपका मैक्सिमम क्या होता है, यहां से यहां तक का, कहां तक आपको बेस्ट सिग्नल मिल सकते हैं। बेस्ट सिग्नल आपको सिर्फ 90 मीटर तक ही मिलते हैं, उसके बाद आपके सिग्नल ड्रॉप होने लग जाते हैं, है ना। लेकिन आपको सपोज कर लो यहां से लेके आपको डिस्टेंस जो है वो टोटल कितना है, यहां तक है, इसका डिस्टेंस सपोज कर लो कि 130 मीटर है, 130 मीटर है। तो 130 मीटर पे अगर आपको लेके जाना है इस केबल को, तो आप क्या नहीं कर सकते, इसको डायरेक्टली कैट 5 या कैट 6 को जो है, कैट 5 या फिर कैट 6 को डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते। इसके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो एक यहाँ पे स्विच लगाना पड़ेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्विच नहीं लगाना, स्विच की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। तो आप इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, इन रिपीटर का या नेटवर्क एक्सटेंडर का जो है, जो कि इस तरह के दिखते हैं, ये जो पिक्चर इमेज देख रहे हो इस तरह के दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कनेक्टर बनाना है। तो यहाँ पे कनेक्टर बना के एक कनेक्टर यहाँ पे लगा देना है, दूसरा कनेक्टर बनाना है जो आगे केबल जाएगी उसका कनेक्टर बनाना है, उसका कनेक्टर भी क्या करना है, यहाँ पे लाके इसके अंदर लगा देना है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इसको आपको पावर देनी पड़ेगी, या ये पैसिव में भी मिलते हैं और एक्टिव में भी मिलते हैं और पैसिव में भी मिलते हैं। यानी कि कुछ ऐसे हैं जो आपको लोकल पावर देनी पड़ती है जिनको एक्टिव बोलते हैं, और पैसिव वहां पे काम करेगा जहां पे आपके एंड पे जो है क्या लगा हुआ है, पीओई स्विच लगा हुआ है। अगर आपका एंड पे पीओई स्विच नहीं है तो आपको यहाँ पे जो है लोकल पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आपका ये सिग्नल को क्या करता है, रीबूस्ट करके आगे फॉरवर्ड करता है ना। तो ये है हमारे रिपीटर, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, नेटवर्क एक्सटेंडर बोल सकते हो, है ना। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे भी देखो आप लिखा हुआ है, बिफोर सिग्नल बिकम टू वीक और करप्ट, जब सिग्नल वीक हो जाएगा 90 मीटर से ज्यादा, आप जो है इसको 100 मीटर तक भी कई बार आप केबल लेके जाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आप 90 मीटर क्यों बोलते हो, 100 मीटर तक तो कई बार सिग्नल मिल जाते हैं, लेकिन 90 से 100 तक के बीच में सिग्नल आपको भले ही मिल जाए, लेकिन बहुत सारे पैकेट आपके क्या होने लग जाएंगे, ड्रॉप होने लग जाएंगे, यानी कि करप्ट होने लग जाएंगे। इसीलिए बेस्ट जो आपकी लेंथ होती है वो 90 मीटर से, आपको हमेशा ये याद रखना है 90 मीटर से ज्यादा जो है आपको किसी को भी रेकमेंड नहीं करना है। हाँ, अब सपोज कर लो कि आपको सिर्फ 91 मीटर ही जाना था, 92 मीटर जाना था, तो आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, चल रहा है, समझ सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है आपके 100 प्लस जाने की या 95 प्लस जाने की, वहां पे आपको जो है मैंडेटरी है ये रिपीटर या फिर नेटवर्क स्विच को बीच में लगाना, ताकि आपके सिग्नल जो है वो रीबूस्ट होके आगे पहुंच सके। इसके बाद आते हैं हमारे नेटवर्क ट्रांसरिसीवर। ये बेसिकली आपके कहां पर यूज होते हैं, आपके जीपॉन के अंदर यूज होते हैं। जो आपका जीपॉन नेटवर्क है या ईपॉन नेटवर्क है, जहां पे हम क्या करते हैं, फाइबर का इस्तेमाल करते हैं बैकबोन पे, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अब ये क्या दो कैटेगरी में आते हैं, इनको बोला ये अ स्मॉल ट्रांस रिसीवर दैट प्लग इनटू एसएफपी, है ना। ये आपके स्विच के अंदर एसएफपी पोर्ट होंगे तभी आप इनका इस्तेमाल कर सकोगे। अगर आपके पास स्विच के अंदर एसएफपी पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इनका इन ट्रांस रिसीवर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये आपके नेटवर्क स्विच के अंदर जो है कनेक्ट करते हैं और फाइबर चैनल को
गीगाबिट फाइबर ईथरनेट को क्या कर सकते हो आप, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को जो है एक एंड से दूसरे एंड तक ले जा सकते हो। अब इसमें दो कैटेगरी आती है फाइबर के अंदर, एक आता है सिंगल मोड और एक आता है मल्टी मोड। सिंगल मोड बोलते हैं जब हम एक केबल के जरिए ही पूरा सिग्नल का इन एंड आउट यानी कि डेटा इस तरफ भी और डेटा इस तरफ भी ट्रांसमिट करने वाले हैं, किससे, एक सिंगल केबल के जरिए, है ना। एक सिंगल केबल के जरिए जब आप ये करना चाहते हो तब आपको यहाँ पे सिंगल मोड वाला एसएफपी यहाँ पे ट्रांस रिसीवर यूज करना पड़ता है। अगर आप इसकी जगह पे दो केबल का इस्तेमाल कर रहे हो, एक से डेटा जाएगा और दूसरे से डेटा वापस आएगा, तो उसको कहा जाता है मल्टी मोड। तो वहां पे आपको मल्टी मोड वाले जो है ट्रांस रिसीवर जो है इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आपका नेटवर्क मल्टी मोड है और वहां पे आप सिंगल मोड परचेस करके लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपका सिंगल मोड है वहां पे आप मल्टी मोड लगाओगे तो भी आपका काम नहीं करेगा। फाइबर नेटवर्क के अंदर में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको नेटवर्क पहले चेक करना है कि आपका सिंगल मोड पे बना हुआ है या फिर आपका मल्टी मोड पे बना हुआ है ना। तो अब जब आप इसके बारे में आगे और पढ़ोगे फाइबर नेटवर्क के बारे में, तो आपको ये और डिटेल में जो है समझ में आएगा कि ये फाइबर वाले नेटवर्क जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल के लिए ये हमारे इस बेसिक वाले कोर्स में नहीं है फाइबर वाला नेटवर्क, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपके उसके अंदर जो है कितनी तरह के नेटवर्क होते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ कि दो तरह के नेटवर्क हमारे फाइबर के अंदर बनते हैं, सिंगल मोड, मल्टी मोड। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद आता है मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर जो है ये बेसिकली क्या करता है, हमारे लोकल हमारे RJ45 या RJ कैट 6 या कैट 5 के अंदर जब हमें सिग्नल कन्वर्ट करने होते हैं तो उसके अंदर ये क्या करता है, काम में आता है। अब सपोज कर लो ये आपका स्विच है, ठीक है ना, यहाँ पे आपने एक स्विच लगा के रखा है नॉर्मल, यहाँ पे आपने एक नॉर्मल स्विच लगा के रखा है, यहाँ कंप्यूटर कनेक्टेड है, यहाँ कंप्यूटर कनेक्टेड है, यहाँ कंप्यूटर कनेक्टेड है, यहाँ कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब आप इसको क्या है, आपके पास यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया, यहाँ पर भी आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो आपकी जो यहाँ से यहाँ तक जो आपने अभी कैट 5 या कैट 6 केबल डाल के रखी थी वो क्या कर रही है, आपको अभी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पा रही है। वहां पे जो है आपका नेटवर्क क्या हो रहा है, स्लो होते जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, फाइबर केबल यूज करना चाहते हो, बैक एंड पे फाइबर केबल का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपके पास जो है आपकी कंपनी ने बोला है भाई स्विच तो हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह का क्या कर सकते हो, मीडिया कन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हो। ये बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं, 1800 से लेके 4500 के बीच में, अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कॉस्टिंग है। तो आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर स्विच लेने जाओगे सीधा फाइबर वाला तो उसकी कॉस्ट आपको बहुत हैवी पड़ेगी, प्लस उसके अंदर जो है एसएफपी मॉड्यूल जो मैंने अभी आपको ये वाले दिखाए, एक एक मॉड्यूल की कीमत है 5-5, 6-6 हजार रुपए, है ना। अगर ब्रांडेड में जाओगे तो 12,000 16,000 तक भी आपके पास वो ट्रांस रिसीवर मिलते हैं, तो वो बहुत महंगा कॉस्ट पड़ती है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, आपको बैकबोन पे क्या चलाना है, फाइबर नेटवर्क चलाना है, ठीक है ना। क्या चलाना है आपको, फाइबर नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क चलाना है। तो आप क्या कर सकते हो, इस एंड के ऊपर भी एक मीडिया कन्वर्टर लगा दो। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो फाइबर केबल आई है ना, ये देखो ये वाली इमेज, ये फाइबर केबल आपकी ऐसे आके लग जाएगी और दूसरे एंड से जो आपकी कैट 6 या कैट 5 केबल आप यूज करके सीधे अपने नेटवर्क के स्विच में लगा सकते हो। तो आपका बैकबोन किससे रेडी हो गया, आपका फाइबर केबल पे चला गया। इसी तरह आप क्या करोगे, यहां से फाइबर केबल लगा के इसमें लगा दोगे, यहां से कैट 6 निकाल के जो है आप क्या करोगे, अपने ये स्विच को लगा दोगे। अब आपको स्विच भी चेंज करना नहीं पड़ा, है ना, स्विच वही रह गया। अब करना क्या पड़ा, सिर्फ यहाँ पे केबल लगानी पड़ी, केबल की कॉस्टिंग पड़ी, और आपने यहाँ पे जो है ये मीडिया कन्वर्टर लगा के अपने सस्ते के अंदर जो है आपने क्या कर लिया, अपना ये नेटवर्क को फाइबर के ऊपर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो हेल्प करता है इसको कहते हैं मीडिया कन्वर्टर, है ना। तो ये है हमारे मीडिया कन्वर्टर जो कि हमारे कॉपर अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर को जो है क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर जो है कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज करते हैं। ये आईएसपी जो है ये इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हर क्लाइंट के पास जो है या तो ऐसे नॉर्मल स्विच मिलते हैं या फिर उनके पास फाइबर के नेटवर्क होता ही नहीं है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, आईएसपी अपना पूरा फाइबर के ऊपर कनेक्टिविटी चलाता है ताकि क्लाइंट को क्या मिल सके, अच्छी स्पीड मिल सके डेटा की।
तो इसीलिए वो क्या करते हैं, फाइबर वाला नेटवर्क ही अपना इंप्लीमेंट करते हैं, और वहां पे इस तरह के जो क्लाइंट एंड पे जो है मीडिया कन्वर्टर लगा के उसको जो है नॉर्मल स्विचेस को भी फीड कर देते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है पैच पैनल। ये पैच पैनल बेसिकली जो है हमारे बड़े नेटवर्क्स में इस्तेमाल करने वाली इक्विपमेंट्स हैं। ये हमारे कोई भी छोटे मोटे नेटवर्क के अंदर इनका लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास 20, 25, 30 कंप्यूटर भी हैं तो आप वहां पे पैच पैनल नहीं भी लगाओगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये लगाए जाते हैं आपके बड़े नेटवर्क्स में, जहां पे 100, 200, 300, हजारों, 6,000, 5,000, 12,000 जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, डेटा सेंटर्स होते हैं, वहां पर जो है आपको इन पैच पैनल्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पे नेटवर्क के अंदर जो ट्रबल शूटिंग करना है तो वहां पे बहुत सारी चीजों के लिए आपको ये हेल्प करते हैं पैच पैनल, है ना। द मोस्ट ऑफन यूज्ड टाइप is a device that work on a transceiver which convert the electrical signal utilized in copper unshielded twisted pair UTP network cable into, है ना। तो ये जो है अभी यहाँ पे शायद ये जो सेंटेंस है पीछे वाला ही कॉपी हो रखा है, बट ये इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको भूल जाओ, है ना। ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब यहाँ पे पैच पैनल का ये है, जब हम हमारे, मैं बेसिक डिटेल में समझाता हूँ। आज जब आप बड़े नेटवर्क में इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो केबल आती है ना, वो केबल आके कहाँ पे लगती है, इनके बैक साइड पे आप पंच कर देते हो, है ना, ताकि ये हिले नहीं। अब फ्रंट साइड पे हम क्या करते हैं, इस तरह की हमारी पैच कॉर्ड्स जो हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उसको आपस में स्विच के साथ में या फिर पैच पैनल टू पैच पैनल में हम उसको कनेक्ट करने के लिए इन पैच पैनल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। ये पैच पैनल आपको आगे चल के मैं और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। अभी हाल फिलहाल सिर्फ पैच पैनल है क्या, कहां पर हमें यूज करना है, वो आप जान लो। इसके बाद बात करते हैं एनवीआर। एनवीआर बोले तो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। आज की डेट में जितने भी ऑफिस होते हैं हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और सीसीटीवी कैमरे की क्वालिटी अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो एनालॉग जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसके अंदर जो है क्वालिटी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। तो इसीलिए वहां पे जो है जितने भी आज की डेट में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं वो कौन से वाले हो रहे हैं, आईपी वाले हो रहे हैं, है ना। हर कैमरे को एक आईपी दिया जाता है, उस आईपी के जरिए वो क्या करता है, हमारे पूरे नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करता है। आप यहाँ पे आप सपोज कर लो ये आपका स्विच है, यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया आपने, एक सीसीटीवी कैमरा आपने इधर लगा दिया इस तरफ को फेसिंग करता हुआ, यहाँ से आपकी केबल गई किसी दूसरे शील्ड पे, वहां पर आपका एक कैमरा लगा दिया, एक इस तरफ को कैमरा करके लगा दिया। तो ये कैमरा की जो डेटा है ना वो कहाँ जाएगा, वो इस स्विच के पास आएगा पहले। अब ये स्विच से आप एक केबल निकाल के क्या करोगे, इस एनवीआर के अंदर लगा दोगे। तो ये जो इसके ऊपर में भी आईपी कॉन्फ़िगर कर दोगे, कौन कौन से आईपी कैमरे हैं, और वही आईपी जो है आप इन कैमरों के ऊपर भी इंस्टॉल कर दोगे। यहाँ इस कैमरे को आपने 1 नंबर आईपी दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 4 नंबर दे दिया। तो ये एनवीआर क्या करता है, इनसे जो डेटा आ रहा है ना वो डेटा को क्या करता है, उनके आईपी के साथ में स्टोर करके रखता रहता है। तो ये हमारे नेटवर्क में कहीं पर भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है कि बेनिफिट हो जाता है, हमारे पास केबल की कॉस्टिंग बच जाती है। केबल की कॉस्टिंग कैसे बच जाती है, अब सपोज कर लो ये जो एनवीआर है वो आपने कहाँ पे लगाया, बेसमेंट के अंदर, है ना। आपके सर्वर रूम में लगाया, सर्वर रूम कहाँ पर है आपका, बेसमेंट के अंदर है। ठीक है। अब आपके जो है अगर एनालॉग कैमरे की बात करो तो एनालॉग कैमरे में क्या होता है, जितने भी आपके कैमरे होंगे उन कैमरे को आपको उसका जो डीवीआर होता है ना, उस वहां तक हर कैमरे की केबल को लेके जाना पड़ता है, हर कैमरे की केबल वहां डीवीआर तक आएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो है आपके पास फैसिलिटी ये हो जाती है कि आपको हर कैमरे की केबल को क्या नहीं करना पड़ता, एनवीआर तक लाने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी नियर बाय स्विच है उस नियर बाय स्विच के साथ आप उसको कनेक्ट कर दो, वहां से एक सिंगल केबल लाकर आप इस एनवीआर के अंदर इंस्टॉल कर दो, और आपके पूरे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इसके अंदर आके स्टोर होने लग जाती है। तो ये है हमारे एनवीआर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आ गए हमारे फाइबर यानी कि जीपॉन के नेटवर्क के जो मेन इक्विपमेंट है, इसको बोला जाता है OLT, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, है ना। ये क्या करता है, ये ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल क्या करता है, ये आपका मेन
कोर स्विच जैसे हमारे नेटवर्क में लगता है, तो ये आप फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क का जीपॉन का मान सकते हो। ये क्या है, ये आपका मास्टर कोर स्विच है ना। आप सपोज कर लो यहाँ पे आपके टीवी चैनल का जो है कुछ मॉड्यूल लगा हुआ है, वहां से एक केबल लाके आपको टीवी चैनल की इसमें लगानी है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर लगा दोगे। यहाँ पे आपका जो है डेटा का नेटवर्क चल रहा है, तो उस डेटा के नेटवर्क को भी आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब आपका टेलीफोन का ईपीबीएक्स सिस्टम है, तो ये ईपीबीएक्स सिस्टम जो है उसको भी आपको क्या करना है, इसके थ्रू ही पूरे टेलीफोन को फीड करना है। आप एक केबल निकाल के इसके इस पोर्ट पे लगा दोगे। अब यहां से एक केबल निकल के जाएगी आपके सभी जगह पे, है ना। उस केबल के जरिए, एक सिंगल केबल के जरिए आपका टीवी भी चल रहा है, यहाँ पे टीवी सिग्नल भी जा रहे हैं, आपका डेटा भी काम कर रहा है, और आपका जो है ईपीबीएक्स सिस्टम यानी कि टेलीफोन भी वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब इसके एंड पे जाके आपको वापस से इन सिग्नल को अलग अलग करने, अभी इसने क्या करा, ये तीनों सिग्नल को मर्ज करके एक सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको भेजा इस वायर से। तो यहाँ पे एंड पे जाने के बाद आपको एक और इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, जो इस यहाँ पे जो एक सिग्नल बन के आ रहे हैं ना, 3 सिग्नल को एक सिग्नल में मर्ज करके भेजा है, वो उस सिग्नल को वापस क्या करता है, 3 में कन्वर्ट करता है और आगे सर्विस को प्रोवाइड करता है। तो ये आपका जो है बहुत महंगा आता है ना। और ये करीब इसकी कॉस्ट जो आती है कुछ 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में आती है, सिर्फ 4 पोर्ट की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे पोर्ट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कॉस्टिंग लाखों में चली जाती है। तो ये आपका मेन एंड पॉइंट इक्विपमेंट है जो आपके सर्वर रूम में इंस्टॉल होता है जीपॉन नेटवर्क के अंदर। जीपॉन नेटवर्क के अंदर जो है सर्वर रूम में इंस्टॉल होने वाला ये डिवाइस है। अब इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, ये है ओनू। ओनू जो है इसको कहते हैं ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट, जो यूज किस में किया जाता है, ईपॉन नेटवर्क में यूज किया जाता है। ये जीपॉन के अंदर नहीं यूज करते, ये ईपॉन नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट इज एन ऑप्टिकल मॉडेम दैट कनेक्ट टू द टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेशन पॉइंट क्या है हमारा, अब यहां से आपका सर्वर रूम है, सर्वर रूम में आपका OLT लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां से एक फाइबर केबल आ रही है, वो फाइबर केबल जाके किस में लगेगी, इसके अंदर लगेगी। ये कहां पर इंस्टॉल होगा, जहां पे आपका एंड पॉइंट है ना, जहां पे आपको उन सिग्नल्स को वापस क्या करना है, अलग अलग करना है, वहां पर ये क्या होता है, आपका इंस्टॉल होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ओनू है जो कि आपके ईपॉन नेटवर्क के अंदर यूज होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये मिस्टेक में रह जाते हैं, ये गलती में रह जाते हैं कि ईपॉन खरीदना, ओनू खरीदना है कि ONT खरीदना है। अगर आपका ईपॉन नेटवर्क है तो आप ओनू खरीदोगे, अगर आपका जीपॉन नेटवर्क है तो आप अभी आगे जो डिवाइस है ONT वो मैं आपको दिखाता हूं, है ना। तो ये हमारा ओनू जो है, काम दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा कोडिंग के अंदर जो है, जो एनक्रिप्ट होके डेटा आ रहा है ना, यहां से जो एनक्रिप्ट होके डेटा आ रहा है उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है ईपॉन के अंदर और जीपॉन के अंदर। उसको वापस से समझने के लिए यहाँ पे अगर आप ओनू की जगह पे ईपॉन के अंदर आप अगर जीपॉन का लास्ट वाला डिवाइस जो है ONT लगा दोगे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा ONT। ONT है हमारा ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, है ना। अब ये क्या करता है, ये जीपॉन नेटवर्क के एंड पॉइंट पे इंस्टॉल होने वाला डिवाइस है। दोनों दिखने में आपको ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, आपको काम भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये दोनों सेम करते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर सिर्फ बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है कि ईपॉन वाला जो है ओनू लगता है और जीपॉन के अंदर ONT लगता है, क्योंकि इनका जो एनक्रिप्शन ऑफ डेटा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल जो है इज एन ऑप्टिकल नेटवर्क दैट कनेक्ट टू दी टर्मिनेशन पॉइंट, है ना। टर्मिनेशन जो पॉइंट है, अब यहाँ पे जो है ये उसमें यूज होता है, कहाँ पे, लास्ट में ही ये भी यूज होता है। इट इज यूज्ड एट एंड यूजर की जो लोकेशन है वहां पर जो है ये आप इसको क्या करते हो, यूज करते हो पॉन नेटवर्क्स के अंदर। और ऑन वन साइड, है ना, दूसरी साइड पे आपका OLT लगेगा, दूसरी साइड पे तो आपको OLT लगेगा, और आपके एंड यूजर के पास में ये वाला जो है
ये लगेगा ONT लगेगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा ONU और ONT के अंदर डिफरेंस। ये दोनों के अंदर जो है सिर्फ एनक्रिप्शन जो डेटा है उसको समझने की कैपेसिटी, थोड़ी सी जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट है। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो हमारे अलग अलग उस पे चलते हैं और पूरे नेटवर्क के अंदर आपको यूज करने इन फ्यूचर पड़ेंगे। ठीक है, समझ में यस आया? सर, यस सर। कोई सवाल, कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ वापस पूछना, कोई डाउट हो? यही है, ये लास्ट में जो ये जीपॉन के जो बताया आपने, हम्म। ओनू, ये ठीक से समझ नहीं आया। देखो, ये मैं सिर्फ आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि हम्म। आपका जो ये कौन कौन से नेटवर्क के अंदर एंड पॉइंट कौन सा लगता है, ये आपको हम्म। यूज में नहीं आएगा, है ना। आप हम्म। ये बेसिक कोर्स करने के बाद आप जीपॉन नेटवर्क हैंडल नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ। जीपॉन नेटवर्क आप कब हैंडल कर पाओगे? जब आप जीपॉन नेटवर्क का कोर्स करोगे, हम्म। तभी आप उसको हैंडल कर पाओगे। अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है जीपॉन नेटवर्क को हैंडल करने की या जीपॉन नेटवर्क हम्म। को हैंडल करने की, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल आपको नहीं आता है, इसके अंदर बहुत अलग तरह की कोडिंग होती है, कमांड्स होती हैं जिसके जरिए ये पूरे कॉन्फ़िगर होते हैं। ठीक है, यस। ये हमारे पूरे नॉर्मल नेटवर्क के जरिए काम नहीं करते। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप हम्म। इनको हैंडल नहीं कर पाओगे। यस सर। तो ये वो चीज। सर, वो हाँ बोल। राउटर में बता दो सर, एक्सेस पॉइंट वाला बताया था ना, हाँ, वो वो एक बार बता दो। ये वाला, ये हाँ, ये वाला। एक्सेस पॉइंट। हाँ। हाँ, एक्सेस पॉइंट क्या समझ में नहीं आया, बताए। यही बस, ये एक्सेस पॉइंट वाला ये। देखो, एक्सेस पॉइंट क्या है कि ये हमारा जो हम्म। लोकल एरिया नेटवर्क है ना, सेम उसी हम्म। को क्या कर देता है, सिर्फ RF सिग्नल में कन्वर्ट कर देता हाँ। है ना। अब यहाँ पे लैपटॉप अगर ये वायरलेस के साथ कनेक्टेड है इसके साथ, है ना। अब ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये केबल के साथ कनेक्टेड है स्विच में। अब ये हम्म। अगर ये एक्सेस पॉइंट यहाँ पे नहीं लगा होता, तो आपको लैपटॉप को ये कंप्यूटर ए के साथ कम्युनिकेट करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक केबल लगानी पड़ेगी स्विच के साथ, यस सर। है ना। अब हम्म। आपके पास ये केबल है नहीं है कहीं पे ऑप्शन, है ना। हम्म। तो अब केबल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ये एक्सेस पॉइंट खरीद के लगा सकते हो। अब ये क्या करोगे, आप एक केबल यहाँ से स्विच से लोगे और ले जाके इसके अंदर कनेक्ट कर दोगे, है ना। हम्म। अब इसको कनेक्ट करने से होगा क्या कि आपका ये लैपटॉप भी कनेक्ट हो गया इस स्विच के हम्म। साथ। यहाँ पे आपके पास और लैपटॉप आ गए, वो भी आपके जो है इसके साथ कनेक्ट होते चले जाएंगे। ये तीसरा लैपटॉप आया, वो भी इसके साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। चलो एक और तरीके से समझाता हूं मैं आपको, ये तो सर आ गया। है ना। अब हाँ, ये इधर का आ गया। कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, एक और एग्जांपल देता हूं। अब हम्म। सपोज कर लो यहाँ पे जो आपके पास स्विच है ना, ये अभी हाँ। ये वाले स्विच को भूल जाओ अभी। ये जो स्विच ठीक है है। इसके अंदर आपके पास पोर्ट कितने हैं? सिर्फ 4 पोर्ट है। हाँ। एक आपने ये कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, दूसरा पोर्ट जो है आपने यहाँ पे एक और कंप्यूटर है उसको कनेक्ट कर लिया, ये कंप्यूटर बी है। एक और कंप्यूटर है आपके पास, कंप्यूटर सी। ये 3 पोर्ट आपके यूज हो गए। हम्म। अब आपके पास यहाँ पे यूजर कितने हैं? ये लैपटॉप वाले, 1, 2 और 3। अब ये तीनों को भी आपको क्या करना है, इनके इसी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवाना है। अब आपके हाँ। पास पोर्ट 1 है, यूजर 3 है, तो आप क्या करोगे? आप वहां पर एक एक्सेस पॉइंट लगा सकते हो। एक पोर्ट तो हाँ। है आपके पास बचा हुआ, उस पोर्ट से हाँ। केबल निकालो और लगा दो इस एक्सेस पॉइंट में। अब ये एक्सेस पॉइंट क्या कर रहा है, आपके वायरलेस सिग्नल से इन तीनों को कवर कर सकता है। ये 3 का और भी आ जाएंगे तो उनको भी कवर कनेक्ट कर देगा, है ना। तो ये सभी भी ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएंगे, इस एक सिंगल पोर्ट के जरिए इस नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो ये यहाँ पे इस तरह का जहाँ पे लॉजिक लगाना हो
वहां पे आप एक्सेस पॉइंट का भी यूज कर सकते हो। अगर आप ये स्विच खरीदने जाओगे ना, यहाँ पे आपको जितने यहाँ पे लैपटॉप बढ़ जाएंगे, अगर आप ये स्विच चेंज करने की सोचोगे कि मैं यहाँ पे नया स्विच लगा दूं जिसके पोर्ट 24 पोर्ट का हो, तो 24 का पोर्ट का आपका स्विच कितने का आएगा मैनेजेबल? करीब 13-14 हजार का आएगा, 13 से 14 हजार का आएगा, है ना। लेकिन ये एक्सेस पॉइंट कितने में आपको मिल जाएगा? ये मात्र 2000 में भी मिल जाएगा। कॉस्ट बची कि नहीं बची? बची। ये आपको लॉजिक लगाने सीखने पड़ेंगे। यस सर। है ना। तो आपकी जब आप अपनी कंपनी के जो आप रिपोर्टिंग मैनेजर्स होंगे उनको आप ये चीजें करके बताओगे ना कि सर आप यहाँ पे एक्चुअली क्या अपने पास ऐसा है, 4 ही पोर्ट हैं, अगर अपन स्विच खरीदते हैं ना तो वहां पे अपनी 13-14 हजार रुपए का कॉस्ट लग जाएगी, लेकिन अपन उसको ना खरीद के एक एक्सेस पॉइंट खरीद लेते हैं जो सिर्फ 2000 का आएगा और अपना सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वहां पे आपके कुछ आगे परफॉर्मेंस भी दिखेगी कि आपने लॉजिक लगाया, कंपनी की सेविंग करी। समझ में? हाँ। तो इस तरह के लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे आगे फ्यूचर में। ठीक है। यस। हाँ ठीक है। चलो आज के लिए अपन यहीं पे खत्म समाप्त करते हैं, कल यस मिलते सर। हैं और नए